हेलो हेलो हेलो, कहां तक पढ़ा था लास्ट क्लास में? नोट्स टाइप 5। हाँ, टाइप 6 हो गया था। स्टीरियो केमिस्ट्री करना है, टाइप 6 करना है। हो गया था। L3 वगैरह हो गया था। तुमने क्यों नहीं लिखा फिर? लो, सब तो हो रखा है। हाँ, चलो, आपका कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन हो गया है। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में टाइप 6 तक आपका कंप्लीट है। बस बस शांत। हाँ, नो, ओनली हाई टेम्परेचर। कोई बात नहीं, बताता हूं उसको भी। मेथड्स ऑफ, आपने क्वेश्चंस कर लिए शीट के? अरे शीट मतलब डीपीपी के। अब मुंह बंद करो सब लोग, शांत। हाँ मैडम, मुझे पढ़ाने दीजिए 2 मिनट। तो क्वेश्चन हो गए, 30-32 क्वेश्चन थे कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन के। अब 25 ही होगा, जो भी हो। आपको आज एल्काइल हैलाइड के 25-30 क्वेश्चन आपको फिर से डाल दिए जाएंगे, वो भी आप कर लेना। और जो भी डाउट हुआ करे क्लास के बाद पूछ लिया करिए, चाहे इस क्लास के बाद चाहे इसके बाद वाली क्लास के बाद। मैं यही सामने आपको अवेलेबल मिलता हूं, तो आप पूछ लिया करिए। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन हम पढ़ रहे थे। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन में सबसे पहले जो हमने पढ़ा था अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। 6 तरह के क्वेश्चन आते हैं और इसमें 12 थ्योरी के पॉइंट्स आते हैं। भाई शांत हो जाओ। अब क्या गधों की तरह बताना पड़ता है क्या हर बार? एक बार में सुन लिया करो। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से एल्कीन बनाने का प्रोसेस ये हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है कल की क्लास में। आज जो हम एल्कीन बनाने का प्रोसेस कर रहे हैं वो है एल्काइल हैलाइड से एल्कीन। आपके पास चार्ट बना होगा, उसी चार्ट में आप ऐड कर लीजिए एल्काइल हैलाइड से एल्कीन। उस चार्ट में कौन कौन से मेथड हैं जो अल्काइल हैलाइड से एल्केन बनाते हैं? तो सबसे पहले बहुत फेमस रिएक्शन है, उसका नाम आपने सुना होगा, ऊर्ज रिएक्शन। तो सबसे पहला ऊर्ज रिएक्शन हमें पढ़ना है। फिर ऊर्ज नहीं, फिटिक भी आपके पास, फिटिक रिएक्शन भी आपको पढ़ना है। फिटिक के बाद आपको थर्ड रिएक्शन इसके अंदर पढ़ना है, ऊर्ज फिटिक रिएक्शन। एक फिटिक है, एक ऊर्ज फिटिक रिएक्शन हो गया। ऊर्ज फिटिक रिएक्शन के बाद बेटा आपको उल्मान रिएक्शन पढ़ना है। ये सब रिएक्शन के नाम है। इन सब में आप देखोगे एल्काइल हैलाइड से हम एल्केन बनाएंगे डिफरेंट डिफरेंट मदद से। उल्मान रिएक्शन के बाद फ्रैंकलैंड रिएक्शन आपको पढ़ना है। फ्रैंकलैंड रिएक्शन के बाद इंपॉर्टेंट है कोरे हाउस सिंथेसिस या कोरे हाउस रिएक्शन आपको पढ़ना है। सबसे पहले ये 6 नेम रिएक्शन बेटा आपको यहां पे कवर करना है। उसके बाद रिड्यूसिंग एजेंट है, उनकी मदद से, रिड्यूसिंग एजेंट की मदद से आपको एल्काइल हैलाइड से एल्केन बनाना सीखना है। रिड्यूसिंग एजेंट जैसे कि LiAlH4, रिड्यूसिंग एजेंट जैसे कि NaBH4, रिड्यूसिंग एजेंट जैसे कि ट्राइफिनाइल टिन हाइड्राइड, और उसी तरह एक और रिड्यूसिंग एजेंट होता है रेड फास्फोरस एंड HI, ये भी हम पढ़ेंगे। अल्काइल हैलाइड से एल्केन बनाने के इतने सारे मेथड है। अनसैचुरेटेड वाले से तो एक ही था कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। इसमें इतने सारे रिएक्शन है और आज आपको सारे ही करने हैं आज की क्लास में।
छोटे छोटे हैं, बहुत ही छोटे छोटे हैं, हम सारे ही करेंगे। ये 7 टाइप ऑफ रिएक्शंस आपको पढ़ना है। इसके बाद जो आपका होगा, थर्ड वाला किससे पढ़ा था हमने? अल्कोहल से पढ़ा था, पढ़ेंगे मतलब। फिर एल्डिहाइड कीटोन से पढ़ेंगे, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड से पढ़ोगे, और फिर ग्रिग्नार्ड से पढ़ोगे। कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्केन बनाना, फिर ग्रिग्नार्ड से एल्केन बनाना, और उसके बाद सबसे एक और पढ़ते हैं, स्पेशल मेथड है ना। स्पेशल रिएक्शंस हैं कि अल्कोहल हो या एल्डिहाइड हो या कीटोन हो या कार्बोक्सिलिक एसिड हो या इसका डेरिवेटिव हो, सबका बदला लेगा। फैजल नहीं, रेड फास्फोरस HI। रेड फास्फोरस HI जो है, जितने भी ऑक्सीजन रिलेटेड कंपाउंड्स हैं उन सबको बेटा रिड्यूस करके एल्कीन बना देता है। आज जो हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे वो बेटा यहां से स्टार्ट करेंगे, इस वाले मेथड से। ये स्पेशल मेथड है, इंपॉर्टेंट है, पूरे ऑर्गेनिक रिएक्शन में काम आएगा और चेन रिएक्शंस में काम आएंगे। चेन रिएक्शन में आपके पास काम आएगा। तो आज हम लोग रेड फास्फोरस HI पहले पढ़ेंगे और फिर अल्काइल हैलाइड से एल्केन बनाने के 7 मेथड्स हैं वो पढ़ेंगे। हेडिंग डालेंगे पहले ये, फिर ये, और फिर बाद बाकी ये वाले। तो एक लेक्चर अगर मुझे इस वीक में मिल जाए तो ये पूरा ही फिनिश हो जाए। कहीं है कोई जुगाड़ मिलने का? सैटरडे, सैटरडे तो तुम्हारी क्लास है ऑलरेडी। सैटरडे को मैं कोई एक्सचेंज करता हूं। टेस्ट के बाद तुम्हें पता है ना, तुम्हारी मरी हुई हालत रहती है टेस्ट के बाद। फिर मरे हुए को क्या मारना, कितनी बार मारना। सैटरडे को देखता हूं। सैटरडे को हम अंकल जी को भेज देंगे दिल्ली, अंकल जी की क्लास ले लूंगा मैं। तुम लोगों से पूछा मैंने कि क्या करना चाहिए, जबरदस्ती एक एक अपना अपना ओपिनियन डाल रहे हो। तो जुगाड़ मैं खुद से पूछ रहा था। टेस्ट हाइड्रोकार्बन आएगा कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन तक। हाँ तो जीओसी भी आएगा, आइसोमेरिज्म भी आएगा। ऐसा नहीं कि खाली एक टॉपिक आ रहा है। आपको ऐसा लगता है तो आप गलत फहमी में, जो भी पढ़ा दिया गया सब आएगा। आप वो थोड़ी एनटीए वालों को बोलोगे कि नहीं नहीं देर हो गया पढ़े हुए, अब मत दो ये वाला सिलेबस, ऐसा थोड़ी होता है। खैर आपसे, आप पे मेहरबानी कर देते हैं, जीओसी से क्वेश्चन नहीं बना हुआ है, सॉरी आइसोमेरिज्म से नहीं बना हुआ है, जीओसी और हाइड्रोकार्बन से बना हुआ है। तो थोड़ी सी राहत की सांस है, बट ये सिलेबस पूछा मत करो। डे 1 से अभी तक जो हुआ है वो सिलेबस में है टेस्ट का, हर बार यही होगा। नहीं, जो लिखा हुआ है उसको फाड़ के फेंक दीजिए। मोबाइल में आ रहा है, मोबाइल फेंक देना, और जहां फेंकोगे वो जगह बता देना। नाले में फेंकोगे, देखो सब लोग अपनी अपनी जैसी जगह ढूंढ ही लेते हैं, है ना। कुछ लोग अच्छी जगह ढूंढते, अच्छी जगह रखाते मोबाइल को, और कुछ लोग कितने ही गिरे हुए हैं, कहां गिराओगे। चलो भाई, सबसे पहले अभी पढ़ते हैं रेड फास्फोरस HI मेथड से, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी जगह काम आएगा, और कुछ उस पर क्वेश्चंस भी करेंगे। लिखो रेड फास्फोरस HI, रेड फास्फोरस प्लस HI रिडक्शन, रेड फास्फोरस प्लस HI रिडक्शन। कल हमने बता दिया था ना, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन भी एक रिडक्शन ही है। हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है तो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन भी आपका रिडक्शन ही है। और वो किसको किसको रिड्यूस करता है? नाइट्राइल, नाइट्रो, एल्काइन,
एल्कीन, एसिड हैलाइड, एल्डिहाइड, कीटोन। चलिए अच्छी बात है। रेड फास्फोरस HI क्या करता है? मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम इसको दिख जाए, अगर रिएक्टेंट साइड में मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम दिख जाए तो ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम को वहां से रिमूव कर देता है। ये भी रिडक्शन ही है। मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव का हटना क्या रिडक्शन ही होता है? मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव का लॉस होना क्या रिडक्शन ही कहलाता है? तो रेड फास्फोरस HI की कैरेक्टरिस्टिक है, अभी मैकेनिज्म देखेंगे। इसकी कैरेक्टरिस्टिक है कि रिएक्टेंट साइड में कोई भी मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव इसको दिख जाए, अगर मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम दिखेगा उसको वो रिप्लेस करके हाइड्रोजन से, उसको रिप्लेस कर देता है हाइड्रोजन से। तो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव हटेगा, हाइड्रोजन ऐड होगा, इसीलिए इसको रिडक्शन प्रोसेस कहते हैं। आपके सिलेबस में जो रेड फास्फोरस HI है वो ऑक्सीजन के लिए है, हालांकि ये सारे मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव को हटाता है, बट आपके सिलेबस में जो रेड फास्फोरस HI की रिएक्शंस हैं वो केवल और केवल मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव ऑक्सीजन के लिए है। तो ये कहीं भी अल्कोहल का ऑक्सीजन दिख जाए, एल्डिहाइड का ऑक्सीजन दिख जाए, कीटोन का ऑक्सीजन दिख जाए, कार्बोक्सिलिक एसिड का ऑक्सीजन दिख जाए, एस्टर का ऑक्सीजन दिख जाए, अमाइड का ऑक्सीजन दिख जाए, हर जगह ये ऑक्सीजन को हटा देगा और उसकी जगह पे हाइड्रोजन, और जितने ऑक्सीजन हटाओ उतने हाइड्रोजन लगा दो। सिंपल वैलेंसी। अब ये कैसे होता है जरा बोर्ड पे ध्यान से देखना। मान लो मेरे पास ये एल्डिहाइड है RC डबल बॉन्ड OH, और इसके सामने लिखा हुआ है रेड फास्फोरस HI। आपने पढ़ा होगा फास्फोरस के बेटा 3 एलोट्रॉप होते हैं, व्हाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस, है ना। व्हाइट फास्फोरस और ब्लैक फास्फोरस छोड़ दो, बीच में होता है रेड फास्फोरस, वो मॉडरेटली रिएक्टिव होता है, ना बहुत ज्यादा रिएक्टिव ना बहुत कम रिएक्टिव, ठीक ठाक रिएक्टिव होता है। व्हाइट फास्फोरस आपने पढ़ा होगा बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, P4 बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, थोड़ा सा उससे स्टेबल हो जाता है रेड फास्फोरस, और ब्लैक फास्फोरस हाईली स्टेबल हो जाता है। इनऑर्गेनिक का कॉन्सेप्ट है, अगर आपको नहीं नॉलेज है तो। व्हाइट 3 तरह के फास्फोरस पाए जाते हैं, व्हाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस और ब्लैक फास्फोरस। व्हाइट फास्फोरस जो होता है ना वो हाईली अनस्टेबल होता है। हाईली अनस्टेबल है तो क्या रिएक्टिव ज्यादा हो जाएगा? जो अनस्टेबल है वो रिएक्शन करेगा, और ये वाला स्टेबल हो जाता है, और स्टेबल है तो लेस रिएक्टिव हो गया। लेकिन जो रेड फास्फोरस हम ले रहे हैं वो ना तो हाईली स्टेबल है ना तो हाईली अनस्टेबल है, मॉडरेटली रिएक्टिव है, ठीक ठाक रिएक्शन करता है। अच्छा, अब रेड फास्फोरस HI करता क्या है जरा ध्यान से देखना। ये जो HI है ना इसके 2 मोल हम लेंगे। HI के सबसे पहले क्या लेते हैं? 2 मोल HI लेते हैं। अब मुझे बताओ HF स्ट्रॉन्ग है, HI स्ट्रॉन्ग है, कौन स्ट्रॉन्ग है? HF का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है या HCl का या HBr का या HI का? HF या HI? जो छोटा है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है, तो स्मॉल साइज वाले एटम अच्छा ओवरलैप करते हैं और आपको ये बॉन्ड का स्ट्रेंथ बता रहा है। अच्छा, HI क्या वीक बॉन्ड हो गया? और वीक बॉन्ड हो गया तो आसानी से टूट सकता है, अच्छी बात है। तो वीक बॉन्ड है, जैसे ही इसको मैंने हल्का सा भी टेम्परेचर दिया, 40-50 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर से हल्का से ऊपर जाते हो, ये बॉन्ड टूट जाता है। तो ये जैसे ही बॉन्ड टूटेगा, जैसे ही ये टूटने वाला है, ध्यान से देखेंगे, दिस इज, ये I2 बना लेता है और 2 मोल नेसेंट हाइड्रोजन रिलीज करता है। ध्यान से देखिएगा क्या करता है। HI जो है, जैसे ही मैंने उसको हीट किया तो I2 बनाया, और बनना क्या चाहिए? H2 बनना चाहिए था आपके हिसाब से, I2 अलग H2 अलग बनेगा, बट यहां पे 2 मोल नेसेंट हाइड्रोजन रिलीज करता है। अब ये नेसेंट हाइड्रोजन क्या होता है? देखो, नेसेंट हाइड्रोजन को आपको समझना है H-। नेसेंट हाइड्रोजन क्या है आपके सामने? H- रिलीज करता है। ऐसे समझने के लिए, नेसेंट हाइड्रोजन 2 तरह से नेसेंट एटम आपके सिलेबस में है, एक है नेसेंट ऑक्सीजन, दूसरा है नेसेंट हाइड्रोजन। नेसेंट ऑक्सीजन कहीं ऐड होगा तो ऑक्सीडेशन करा देता है, नेसेंट हाइड्रोजन कहीं ऐड होगा तो रिडक्शन करा देता है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन, है ना। तो HI सबसे पहले नेसेंट हाइड्रोजन को रिलीज करता है, और नेसेंट हाइड्रोजन आपके दिमाग में कैसे चलना चाहिए? H-। नेसेंट हाइड्रोजन आपके दिमाग में चलना चाहिए एक्ट्स एज H-। H- होता नहीं है, बट अगर आप H- की तरह सोच के चलोगे तो इसका आंसर आ जाएगा। तो बस वो जुगाड़ है समझने के लिए, आंसर लाने के लिए। तो सबसे पहले आपने समझा कि HI बॉन्ड टूटा I2 में और 2 मोल नेसेंट हाइड्रोजन रिलीज किया।
अब देखो मेरे पास रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में क्या आर सी डबल बॉन्ड ओ एच है? आपको बहुत अच्छे से यहां पे डेल प्लस और डेल माइनस चमक रहा होगा। अब देखो यहां पे जो सबसे पहला मोल है नेसेंट हाइड्रोजन का, 2 मोल हुआ है, तो 1 मोल नेसेंट हाइड्रोजन, क्या ये H माइनस है? अब ये H माइनस है तो कहां किस पे जाएगा? प्लस पे जाएगा। तो ये H माइनस का रिएक्शन प्लस पे जाएगा। अब देखो प्लस पे जाएगा तो क्या होगा? R, कार्बन के 5 बॉन्ड ना बन पाए तो क्या ये तोड़ना पड़ेगा? एक हाइड्रोजन पहले से था, एक हाइड्रोजन एक और आ गया क्या? अब रिएक्शन में जब भी रिएक्शन कराते हैं कंटेनर में भरपूर पानी होता है, वाटर की कमी नहीं होती है, वाटर इज ऑलवेज टेकन एज अ सॉल्वेंट। तो जैसे ही आप वाटर लोगे, क्या ये वाटर डालने से आपके पास R, कार्बन पे 2 हाइड्रोजन यानी कि CH2OH हो चुका है। भाई O माइनस ने H प्लस ले लिया, वाटर से H प्लस ले लिया और आपके सामने ये बना दिया। सबसे पहले क्या हुआ? रेड फास्फोरस HI में HI के 2 मोल लेने से I2 बन गया और 2 मोल नेसेंट हाइड्रोजन। पहला मोल नेसेंट हाइड्रोजन डेल प्लस पे अटैक करता है और इस तरह से बनाता है। O माइनस को न्यूट्रल करने के लिए वाटर दे दिया जाता है RCH2OH, है ना? तो हुआ क्या? एल्डिहाइड रिड्यूस हो गया ना अल्कोहल में। हुआ क्या? डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो गया, तो डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ, रिडक्शन हो गया। इसीलिए उसको बोलते हैं रेड फास्फोरस HI का रिडक्शन। अभी बात यही नहीं रुकेगी, देखो, क्योंकि 2 मोल नेसेंट हाइड्रोजन था, अभी तो एक ही इस्तेमाल हुआ है, अभी तो दूसरा भी इस्तेमाल होना बाकी है। तो अब क्या होगा? ये जो आपके पास RCH2OH बना, RCH2OH, क्या यहां भी आपको डेल माइनस और डेल प्लस नजर आ रहा है? जो दूसरा मोल नेसेंट हाइड्रोजन है, क्या ये भी H माइनस है? और ये भी प्लस पे जाएगा, और प्लस पे जाएगा तो क्या ये RCH3 बना लेगा और OH माइनस बन जाएगा। OH माइनस ने फिर से H प्लस ले लेगा पानी से और वाटर बन जाएगा, तो वाटर विल बी एज इट इज रिलीज्ड। तो हुआ क्या? आप देखो ध्यान से, रेड फास्फोरस HI ने सारे ऑक्सीजन को रिमूव किया और उसके बदौलत उसके जगह पे हाइड्रोजन लगा दिया। रिएक्टेंट साइड में देखो डबल बॉन्ड O था, डबल बॉन्ड O रिमूव हुआ है तो 2 हाइड्रोजन इसकी जगह पे लग गया है। देखो RCH पहले से था, 2 हाइड्रोजन डालोगे RCH3 बन गया। रेड फास्फोरस HI का काम क्या है? जितने भी ऑक्सीजन आपको दिखें उतने ऑक्सीजन हटाओ और उतने ही हाइड्रोजन रिप्लेस कर दो। ऑक्सीजन हटेगा, हाइड्रोजन लगेगा, प्रोडक्ट बन गया। समझ में आया? रेड फास्फोरस HI का सिंपल काम है, 2 स्टेप में रिएक्शन हुआ है। I2 पहले निकलेगा और 2 मोल नेसेंट हाइड्रोजन, पहला मोल नेसेंट हाइड्रोजन इस पे अटैक करके रिड्यूस कर दिया, दूसरा मोल इसको एल्केन बना दिया। तो रेड फास्फोरस HI जितने भी ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं, ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स को एल्केन में कन्वर्ट करता है, ऑक्सीजन को रिमूव कर देगा, हाइड्रोजन ऐड कर देगा। रेड फास्फोरस HI जितने भी ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड है उनमें ऑक्सीजन को रिमूव करता है, हाइड्रोजन ऐड करता है और इसको हम लोग एल्केन बना देता है। इसी प्रोसेस को रिडक्शन कहते हैं। कैसे हो रहा है? 2 नेसेंट हाइड्रोजन की मदद से, इतना समझ रहे ना, नेसेंट हाइड्रोजन की मदद से हो रहा है। खत्म कहानी। जैसे मान लो आपके पास, ये तो हो गया, जैसे मान लो आपके पास, मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं, RC डबल बॉन्ड OH, कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया। अब मैं यहां पे रेड फास्फोरस HI ले रहा हूं। रेड फास्फोरस HI जैसे ही आप ध्यान दोगे, क्या आपके दिमाग में क्या चलना चाहिए? नेसेंट हाइड्रोजन बनाता है। अब नेसेंट हाइड्रोजन H माइनस की तरह सोचना है, तो H माइनस देखो ध्यान से, वैसे तो मैं प्रोडक्ट लिखना पहले सिखाता हूं, फिर मैं मैकेनिज्म बताता हूं। देखो, क्या 3 ऑक्सीजन का बॉन्ड हटेगा? अगर 3 ऑक्सीजन का बॉन्ड हटेगा तो 3 हाइड्रोजन जोड़ना है, तो क्या हो जाएगा आपके सामने? RCH3 बन जाएगा। सबको हटा दो, एल्केन बना दो और आपके सामने वाटर रिलीज हो जाएगा। अब हुआ कैसे होगा? बोर्ड पे ध्यान से देखो। सबसे पहले रेड फास्फोरस HI ने सबसे पहले स्टेप में सबसे पहले स्टेप में ये क्या, H नेसेंट हाइड्रोजन जो है वो इस पे जाके जुड़ेगा, नेसेंट हाइड्रोजन इस डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में बनाएगा, फिर दूसरा नेसेंट हाइड्रोजन आएगा उसको भी हटा देगा, फिर तीसरा मोल नेसेंट हाइड्रोजन आएगा इस OH को हटाएगा। तो कितने मोल HI यूज हुआ है नीचे वाले रिएक्शन में? 3 मोल। जितने नेसेंट हाइड्रोजन चाहिए होगा, या फिर ऐसे सोचो, जितना ऑक्सीजन रिमूव करना है उतने मोल HI का यूज हुआ होगा। यहां पे बेटे रेड फास्फोरस HI में 3 मोल HI यूज हुआ है। जैसे तीसरा क्वेश्चन अगर मैं आपको लिख के देता हूं, RCH2OH,
इसमें मैंने रेड फास्फोरस HI डाला, क्या सारे ऑक्सीजन हटा देगा? और वैलेंसी पूरी कर दो तो सारे ऑक्सीजन हटा के वैलेंसी पूरी कर दिया, प्लस वाटर अपने आप रिलीज हो जाएगा। वाटर कोई नहीं पूछता, बाई प्रोडक्ट है वो, आपसे मेन प्रोडक्ट पूछा जाता है। कितने मोल HI यूज हुए यहां पे? क्या एक ही ऑक्सीजन हुआ है तो 1 मोल HI यूज होगा? बस सिंपल बात है। रेड फास्फोरस HI नेसेंट हाइड्रोजन बनाएगा, उसकी मदद से सामने जितने भी ऑक्सीजन है उसको बाय बाय कर देगा, मतलब वहां से रिमूव कर देगा और एल्केन बना लेगा। तो रेड फास्फोरस HI, अब आप समझ चुके हो रेड फास्फोरस HI करता क्या है। ऑल ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड जितने भी आपको दिखें, ऑल ऑक्सीजन कंटेनिंग, अब साथ में लिखेंगे ऑल ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड, इसको क्या करता है, ये रिड्यूस कर देता है, और रिड्यूस करके बेटा वो सिंपली एल्केन में बना देता है ना। कैसे बनाता है? रिमूव ऑक्सीजन ऐड हाइड्रोजन, रिमूव ऑक्सीजन ऐड हाइड्रोजन, सिंपल कहानी। और जितना ऑक्सीजन रिमूव करोगे उतना ही मोल HI यूज लेना पड़ेगा, दैट्स इट। डबल बॉन्ड और रिमूव करना है 2 मोल HI, सिंगल बॉन्ड और रिमूव करना है 1 मोल HI, 3 बॉन्ड और रिमूव करना है 3 मोल HI। ऑक्सीजन हटाओ, हाइड्रोजन लगाओ, आंसर पाओ। क्या? यस, अल्केन हमेशा CH3 बनेगा। HI नहीं है, वो हाई है। पड़ोसी ने हाई किया, ऑक्सीजन का बाय बाय हो गया। पड़ोसी जो है, हाँ बताइए, जल्दी से लिख लीजिए, फिर क्वेश्चन करें इस पे। ऑक्सीजन देखते ही इसको कुछ कुछ होता है और ऑक्सीजन को रिमूव कर देता है, हाइड्रोजन लगा देता है। कुछ कुछ क्या होता है बेटा? नेसेंट हाइड्रोजन बनता है। हाँ बता रहा हूं, वो वाली रिएक्शन भी बता रहा हूं। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए था कि फास्फोरस का क्या रोल है। सारा रोल तो HI का है, लिया क्यों फास्फोरस को? कैटलिस्ट? नहीं नहीं, ऐसा नहीं कि जो चीज रिएक्शन में नहीं वो कैटलिस्ट है, नहीं। देखो क्या है, नेसेंट हाइड्रोजन का तो काम हो रहा है, बोर्ड पे देखना, बट जो रेड फास्फोरस इसलिए लिया जाता है कि ये I2 को कंज्यूम कर पाए। भाई रिएक्शन में I2 भी तो बना है, अगर ये I2 रिएक्शन में पड़ा होगा तो ये भी तो रिएक्शन कर सकता है, तो ये फर्दर रिएक्शन ना करे इसलिए हम फास्फोरस लेके रखते हैं। तो फास्फोरस क्या करता है, I2 के साथ मिलकर PI3 बना लेता है। व्हाट इज द रोल ऑफ फास्फोरस? फास्फोरस इसलिए लेते हैं कि जो I2 बना है वो फर्दर रिएक्शन ना कर पाए, रिएक्शन में हिंड्रेंस ना कर पाए, तो I2 को कंज्यूम कर लेता है। तो ये जो फास्फोरस है वो PI3 बना ले, जैसे आपने सुना होगा ना PCl3 PBr3, वैसे ही रेड फास्फोरस जो है I2 के साथ PI3 बना लेता है, और PI3 वाटर जो रिएक्शन में बनता है उससे मिलके क्या बना लेता है, H3PO3। अभी बनाएंगे, पहले ये लिख लो नहीं तो सब उड़ जाएगा एक साथ में। PI3, PI2 क्यों बनेगा? फास्फोरस के 3 वैलेंसी हो ना, PCl3 PBr3 PI3। PI2 PCl2 कब पड़ा है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि 2 ही मोल होगा, मैंने 2 मोल लिया है, HI एक्सेस में होता है। ये वाले में, ये वाले में देखो OH माइनस, जैसे H जाके जुड़ गया तो OH यहां से निकला होगा, और पानी में H प्लस है, सॉल्वेंट में तो H प्लस है, तो OH माइनस सॉल्वेंट से H प्लस लेके वाटर बना देगा।
अल्कोहल, हाँ अगर मान लो दिया है कि एक ही चाहिए, एक ही मोल चाहिए यूज करना है, यस यस ऑलवेज ऐसे ही होता है। तो आज के बाद कभी भी रेड फास्फोरस हाई करते हुए मिले तो ऑक्सीजन को क्या करना है, बाय कर देना है, और क्या लग जाएगा, हाइड्रोजन। ये स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है, रेड फास्फोरस एच रिडक्शन कर रहा है, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये किसी को नहीं छोड़ता, सबको रिड्यूस कर देगा। लिखो इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब इसके कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं वो लिख लो। लिखे, यस नहीं बता, रेड फास्फोरस एचआई इतना इंपॉर्टेंट है कि हर ऑल्टरनेट साल के क्वेश्चन में आपको दिख जाएगा। मैकेनिज्म नहीं पूछा जाता है, प्रोडक्ट पूछा जाता है, बट एनसीईआरटी में मैकेनिज्म भी दिया हुआ है। सबको, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, सबको। इनफैक्ट अल्काइल हैलाइड में भी है, उसमें भी करेगा, अभी इसके बाद वही पढ़ाएंगे। चलो लिखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इसके कुछ थ्योरी पॉइंट्स हैं, थ्योरी पॉइंट्स में लिख लो। सबसे पहला थ्योरी पॉइंट है, इट इज ए स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। नहीं हुआ क्या अभी तक? इसलिए बेटा पड़ोसी को हाई नहीं करना है आज के बाद, वरना बाय बाय भी हो जाएगा। मैंने कल पूछा कि ऊपर वाले बैच में कि यहां वेदांतु के बच्चों के लिए कैटलिस्ट कौन काम कर रहा है, कहां कैटलिस्ट है यहां के लिए? तो बच्चों ने बताया कि ये ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, वेदांतु की लाइब्रेरी ही कैटलिस्ट है। क्या ये सही बात है? छापा पड़ेगा एक दिन, देखना, औचक निरीक्षण, फिर तुम रंगे हाथ पा जाओगे। और फिर मैं लाइव होके घुसूंगा, ध्यान रखना, ताकि पेरेंट्स को दिखाने के लिए प्रूफ रहे। कैमरा लगा हुआ है, कैमरा ही निकलवा लिया जाए, उसमें मतलब नहीं है ना, मैं अपने कैमरे के साथ आऊंगा। क्या वो तीसरी मंजिल पे, दूसरी मंजिल पे? दूसरी मंजिल पे, ठीक है, मतलब ऊपर से फेंक सकते हैं नीचे। चलो भाई, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट में सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। ये स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट की कैटेगरी में आता है। इसको इसको लिखोगे, ये सबको रिड्यूस कर देता है, रिड्यूसेस ऑल। जैसे कि आपके पास होगा, अल्कोहल की रिड्यूस कर देगा, एल्डिहाइड को रिड्यूस कर देगा, कीटोन को रिड्यूस कर देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस कर देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर आपके सामने एस्टर, सबको रिड्यूस कर देता है, डॉट 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 डॉट। साथ में अल्काइल हैलाइड में भी तो आपके पास, अल्काइल हैलाइड में भी तो आपके पास मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है,
एक्स। अल्काइल हैलाइड में भी तो आपके पास मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसको भी रिड्यूस कर देगा, अल्काइल हैलाइड को भी। दूसरा, तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, सबको रिड्यूस कर देता है। दूसरा, रेड फास्फोरस का क्या रोल है? हम सबको ये लग रहा होगा कि रेड फास्फोरस लिया ही क्यों, सारा काम तो नेसेंट हाइड्रोजन और एचआई कर रहा है। रेड फास्फोरस का जो यूज है वो क्या है, जरा बोर्ड पे ध्यान से देखना। जो ये फास्फोरस है, देखो आपके रिएक्शन में I2 बना हुआ है, जहां पे नेसेंट हाइड्रोजन है वहां पे I2 बना हुआ है। तो I2 से रिएक्शन करके जैसे PCl3 PBr3 PI3 बना लेगा, यहां PI3 बना लेता है। अब ये PI3 जो आपके पास वाटर है ना रिएक्शन में देखो हर बार वाटर बन रहा है, तो वाटर से रिएक्शन करके बेटा ये H3PO3 बना लेता है, और साथ में वापस से बेटा HI रीजनरेट हो जाता है। तो ये बहुत अच्छा रिएक्शन बोला जाता है कि HI वापस से रीजनरेट हो जा रहा है वापस से। तो देखो क्या होगा, फास्फोरस यहां पे +3 में है, तो +3 वाला एसिड बना लेगा, और साथ में देखोगे H और I मिलके HI बना लेगा, तो H3PO3 प्लस HI आपके पास बना लिया। तो HI इज रीजनरेटेड इन द प्रोसेस, इसलिए ये अच्छा प्रोसेस है। वापस से HI जो अपने आप ही रीजनरेट हो जाता है, अलग से लेने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो है, X इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। PI5 क्यों बनेगा? हाँ, बन सकता है बन सकता है, जब बैलेंसिंग के लिए बेटा PI3 ही बनेगा यहां पे। अच्छा, एक और बात आपको पढ़ाया है, PCl5 मान लो बनता था तो वापस टूट के PCl3 और Cl2 में ही टूट जाता था, तो बनेगा वापस टूट के वो चला जाएगा, समझ गया ना? फाइनल प्रोडक्ट इज PCl3 PBr3 और PI3 टाइप्स। चलिए, हाँ, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना अल्काइल हैलाइड में, RX, X इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को ही हटा के ये हाइड्रोजन जोड़ता है। तो रेड फास्फोरस का यूज है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को हटा के, रेड फास्फोरस HI मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हटा के हाइड्रोजन जोड़ता है। नेक्स्ट, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है? क्वेश्चन, आपको प्रोडक्ट तो बताना ही है, कितने मोल HI यूज हुए ये भी बताना है। क्या क्या कह रहे हो? एसी नहीं चल रहा है बेटा, मेरे नाम के आगे केमिस्ट्री एडुकेटर लगा है, लाइनमैन या मैकेनिक या इस टाइप का तो नहीं लगा हुआ है। तो इंजीनियर, हम एसी के इंजीनियर थोड़ी हैं, ITI थोड़ी किया है गधों। बेटा ITI नहीं, IIT रुड़की वाला हम लोग पढ़े हुए हैं, हम लोगों की सर्टिफिकेट IIT रुड़की से है। गधों, तुम्हें यही लगता है कि हाँ इंजीनियर है तो रिमोट तो सही कर ही देगा इंसान, और नहीं कर पा रहा है तो काय बात का इंजीनियर है, पैसा बर्बाद हो गया। बहुत बढ़िया। डिंपल सही कर देते हैं क्या एसी? डिंपल एसी तक पहुंच ही नहीं पाएगा। छोटा डिंपल है। बहुत बढ़िया बेटा, तुम अपने दोस्त बदल लो, वरना ये जो दोस्त है ना, ये दोनों क्वेश्चन बेटा आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं 2016 में। 2016 में क्या हुआ था, एक बार सुनामी नामी आया था, याद है? तो ऊपर वाला क्वेश्चन सुनामी से पहले में पूछा गया था, और सुनामी के बाद वाला जो पेपर है वो नीचे वाला क्वेश्चन पूछा था। 2016 में पता नहीं क्या हो गया था उसको। हाँ, रीनीट दोबारा हुआ था।
इस बार क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इस बार पेपर लीक हुआ था एक्चुअल में। अगर हो जाता तो पकड़े जाते लोग, इसलिए नहीं हुआ। चलो नेक्स्ट। हाँ हाँ बस। आर हाँ, आपके पास ये लिखे गए हैं क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस को करना है। चलो भाई। चलो लेट्स राइट द प्रोडक्ट। बोर्ड पे देखो। क्या ऑक्सीजन दिख रहा है? मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव दिख रहा है। इसको हटाएगा और हाइड्रोजन लगा देगा, तो इसको हटाने से हाइड्रोजन लग जाएगा। सिंपल। कितने कितने डबल बॉन्ड ओ हटा है? तो 2 मोल एच आई यूज होगा। तो यहां पे लिख लीजिएगा 2 मोल एच आई इज यूज्ड हियर। प्रोडक्ट बनाना आसान है, बट 2 मोल एच आई इज यूज्ड। नेक्स्ट। इस वाले क्वेश्चन में सिंगल बॉन्ड ओ हटाना है, तो कितने एच आई यूज होंगे? 1 मोल एच आई यूज होगा और ओ हट के एच लग जाएगा। सो 1 मोल एच आई इज यूज्ड। 1 मोल एच आई यूज्ड। इस क्वेश्चन में आपके पास क्या क्या? हाँ हाँ, ओ एच माइनस हटता है तभी तो वाटर बनता है। मैकेनिज्म देखो भाई, ये पूरा पूरा ओ एच माइनस निकल रहा है ना। नेक्स्ट। बोर्ड पे देखो। क्या आपके पास ओ एच हट के एच लग जाएगा? ऊपर ओ एच हट के एच लग जाएगा। कितने मोल एच आई यूज हुआ इसमें? 2 मोल एच आई यूज हुआ है। सिंपल। इस वाले में तीनों ओ एच हट के 3 एच लग जाएगा, तो तीनों ओ एच हट जाएगा और 3 एच लग जाएगा। क्या 3 मोल एच आई यूज हुआ है? 3 मोल एच आई यूज हुआ है। उस वाले क्वेश्चन में 1 2 3 4 5 6, क्या आपके पास हेक्सेन बन जाएगा? भाई चाहे डबल बॉन्ड हो चाहे सिंगल बॉन्ड हो, सबको वो एल्केन में कन्वर्ट कर देता है। 1 2 3 4 5 और 6, कितने कार्बन थे? 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन हो गया। कितने मोल एच आई यूज हुआ है बोर्ड पर देखो। क्या 2 मोल यहां यूज हुआ? एक 3 एक 4 एक 5 एक 6 एक 7। हाउ मेनी मोल्स? 7 मोल्स एच आई हैज बीन यूज्ड। नीचे वाले क्वेश्चन में हाँ, हाउ मेनी मोल्स हैज बीन यूज्ड नीचे वाले में? 1 2 3 4 5 6 7। यहां भी सेम प्रोडक्ट बनेगा। जितने भी हो, सिंगल बॉन्ड हो डबल बॉन्ड हो, सबको रिड्यूस कर देगा और सिंगल बॉन्ड में बना देगा। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में देखो। क्या ये तीनों ऑक्सीजन को रिमूव कर देगा और तीनों ऑक्सीजन को रिमूव करके हाइड्रोजन लगा देगा? 3 हाइड्रोजन लग गया। कितने मोल एच आई यूज हुए हैं? 3 मोल एच आई हैज बीन यूज्ड। आरसीयूसीएल में कितने मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव हैं?
3 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, Cl भी तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो Cl भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसको भी हटा के लगा देगा। कितने मोल HI यूज हुए? 3 मोल HI यूज हुए। तो जितने भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है सबको उड़ा देगा वहां से। जैसे यहां पे देखो, क्या आपके पास CH3 है? क्या यहां पे CH3 बन जाएगा? और इधर वाला ध्यान दो, बाई प्रोडक्ट में OH था तो H प्लस लेके वाटर बना रहा था, इस बार CH3O माइनस है, H प्लस लेके क्या बना लेगा? CH3OH अल्कोहल बना देगा। भाई इसमें जो OH माइनस है वो रिलीज होके क्या वाटर बना रहा है? यहां भी OH माइनस H प्लस लेके वाटर बना रहा है, OH माइनस H प्लस लेके वाटर बना रहा है हर केसेस में। इन सब केसेस में OH माइनस H प्लस लेके वाटर बना रहा है। यहां पे भी OH माइनस H प्लस लेके वाटर बना देगा, OH माइनस H प्लस लेके वाटर बना देगा। लेकिन यहां पे OH माइनस नहीं है, इसमें OR माइनस है, तो वो जो एल्कोहल बना लेगा OR माइनस ROH बना लेगा। यहां पे आ जाओ इस वाले क्वेश्चन में, क्या यहां पे 3 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दिख रहा है? और तीनों मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हट जाएगा और आपके सामने 3 हाइड्रोजन लग जाएगा। क्या आपके सामने 3 मोल HI यूज हुआ है? बढ़िया। नेक्स्ट, इसमें ध्यान दो, क्या एक मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव दिख रहा है? एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हट जाएगा और आपके सामने HCl बन जाएगा। ध्यान देना, Cl माइनस H प्लस से मिलके HCl बना देगा। क्यों डबल बॉन्ड को क्यों करना था? सिंगल बॉन्ड को भी करना था। देखो बोर्ड पे, देखो यहां पे सिंगल बॉन्ड को भी तो किया है, RCH2OH को भी तो नेसेंट हाइड्रोजन से एल्केन कन्वर्ट किया है। हाँ, OH अगर है और सामने नेसेंट हाइड्रोजन है तो रिड्यूस हो जाएगा। भाई डबल बॉन्ड से, डबल बॉन्ड O से पहले वो सिंगल बॉन्ड O में जाएगा। डबल बॉन्ड O था, फिर सिंगल बॉन्ड हो गया, सिंगल बॉन्ड O मतलब अल्कोहल है, फिर सिंगल बॉन्ड O से एल्केन बनता है। स्टेप बाय स्टेप है। आप समझ गए, सब चीज प्रॉफिट के लिए नहीं दिखेंगे कि क्यों बना रहे हैं, कैसे घाटा हो रहा है, फायदा हो रहा है। ये है कि आपके पास डबल बॉन्ड O, पहले सिंगल बॉन्ड O बनेगा और फिर सिंगल बॉन्ड O भी रिड्यूस हो जाएगा हाइड्रोजन। ये ऐसे ही होता है। नेक्स्ट, कहां पे? सेकेंड लास्ट में, यहां पे। अच्छा, HCl भी बनेगा, यही कह रहे हो ना? O की वजह से H2O, Cl की वजह से HCl, तो यहां भी बन जाएगा, H2O भी बनेगा और HCl भी बनेगा। ठीक बात। बाई प्रोडक्ट को पूछता नहीं है। क्यों नहीं पूछता है? अब ये तो एनटीए वाले से पूछना पड़ेगा क्यों नहीं पूछता है, क्यों लिखे हैं, तो और ब्लेंडर है वो, तो इसीलिए यही तो समझा रहे हैं। ऑक्सीजन की वजह से वाटर बनेगा, Cl माइनस की वजह से HCl बनेगा। क्वेश्चन प्रोडक्ट पूछता है, एल्केन पूछता है, बस बस क्वेश्चन में बस मेजर प्रोडक्ट पूछा जाता है, ये एल्केन्स। थर्ड नंबर में क्या बताना है? लास्ट के थर्ड, ये वाला। क्या 3 ऑक्सीजन है? तीनों ऑक्सीजन हट जाएगा तो CH3 लग गया। यहां पे अगर OH होता तो OH माइनस वाटर से H प्लस ले रहा था और वाटर बना दे रहा था। इस बार OH माइनस ना होके OR माइनस है, तो वाटर से H प्लस ले क्या बना देगा? ROH। OH माइनस था, वाटर से H प्लस लेके HOH, OR माइनस है, वाटर से H प्लस लेके ROH। अब जरा बोर्ड पे ध्यान से देखना, जो ये क्वेश्चन बना तीसरा नंबर, जो ये क्वेश्चन बना इसमें, क्या ये वापस से अल्कोहल बन चुका है? और क्या फिर से HI इस पे काम कर जाएगा? तो क्या फर्दर ये इसको CH4 में कन्वर्ट कर देगा? तो जब तक ऑक्सीजन है तब तक ये काम करता रहेगा और CH4 में कन्वर्ट कर बनेगा वो जरूर, बट वापस से CH4 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसमें 2 प्रोडक्ट बनेगा, 2 मोल एल्केन बनेगा, एक तो लेफ्ट वाले की वजह से और एक राइट वाले की वजह से। राइट वाले में भी तो अल्कोहल बना, और अल्कोहल को रेड फास्फोरस से चाहिए, देखते ही क्या बन गया? OH हटाओ, OH लगाओ। तो टोटल कितने मोल HI यूज हुए? 4। कहां लिखा है? कहीं लिखा ही नहीं इसमें। 4 मोल HI।
चलो, तो यहां पे ये पूरा टॉपिक बस इसलिए पढ़ाया है कि अल्काइल हैलाइड से एल्केन बनाया जा सकता है विथ रेड फास्फोरस एचआई। ये पूरा टॉपिक में इसका कोई अभी फिलहाल उपयोग नहीं है। अल्काइल हैलाइड को भी रेड फास्फोरस एचआई से रिड्यूस किया जा सकता है, एल्केन बनाया जा सकता है। चलो, ये टॉपिक आपका हो गया। लिखो अब ऊर्ज रिएक्शन। रेड फास्फोरस एचआई का रिडक्शन हो गया है, ऊर्ज रिएक्शन। कौन से वाले क्वेश्चन? सेकंड। डबल बॉन्ड की वजह से कितने एचआई लगेंगे? 2। सीएल की वजह से कितने एचआई लगेंगे? 1। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जितने हैं उतने एचआई लगेगा। हो गया? ऊर्ज रिएक्शन सुना तो होगा ही, ऊर्ज रिएक्शन का नाम। देखते हैं कितना सुना है। सुना सुना सा लग रहा है? अभी सुना करूंगा, रुक जाओ। नाइट्रोजन की रिएक्शन से यहां से नहीं होंगी, वो अमाइन में पढ़ाया जाएगा अलग से। ऑक्सीजन एंड हेलोजन। चलो नेक्स्ट, अब आ जाओ। नाइट्रोजन की रिएक्शन हम सेपरेट चैप्टर में ही पढ़ेंगे अमाइन में, उससे पहले हम नाइट्रोजन की रिएक्शंस की बात ही नहीं करेंगे। चलो नेक्स्ट, अब लिखो आप, अल्काइल हैलाइड से एल्केन अब बनाने जा रहे हैं। नाउ यू आर गोइंग फॉर अ सेकेंड स्टेप रिएक्शन, अल्काइल हैलाइड से एल्केन। तो सबसे पहले अल्काइल हैलाइड से एल्केन में एक बात ध्यान से देखिएगा बोर्ड पे सब लोग। अल्काइल हैलाइड क्या होता है बोर्ड पे? बेटा अल्काइल हैलाइड आरएफ होता है, अल्काइल फ्लोराइड बोलते हैं इसको, आरसीएल बोलते हैं अल्काइल क्लोराइड, आरबीआर बोलते हैं अल्काइल ब्रोमाइड, और आरआई बोलते हैं अल्काइल आयोडाइड। इसमें आरएफ बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा या वीक होगा? स्मॉल साइज है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। चूंकि ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना रहा है तो क्या ये टूटेगा? नहीं टूटेगा, नहीं टूटेगा। तो ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, डू नॉट ब्रेक इजिली। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कभी भी आसानी से नहीं टूटता है, और आसानी से नहीं टूटता है तो आरएफ कभी भी रिएक्शन नहीं देता है, क्योंकि टूटेगा ही नहीं तो रिएक्शन, डू नॉट गिव रिएक्शन। अगर टूटेगा ही नहीं तो फर्दर रिएक्शन देगा ही नहीं। तो आरएफ इज ए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, वो आसानी से नहीं टूटेगा, रिएक्शन नहीं देगा। तो जब भी हम अल्काइल हैलाइड की बात करेंगे, आरएफ नहीं होगा वहां पे, आरसीएल, आरबीआर, आरआई होगा, क्योंकि ये वीक हो जाते हैं, और वीक हो जाते हैं, दिस विल गिव रिएक्शन। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अल्काइल हैलाइड से एल्केन हम बनाएंगे, लेकिन अल्काइल हैलाइड से एल्केन बनाने में आरएफ का कोई इस्तेमाल नहीं। आरएफ रिएक्शन ही नहीं करता, आरएफ से कोई भी रिएक्शन आप नहीं पढ़ोगे आगे जाके। आरएफ का बस एक रिएक्शन आगे जाके पढ़ना है, फिंकलस्टीन और स्वार्ट्स रिएक्शन जिस नाम से, बस। आरएफ का और कोई रिएक्शन आपको नहीं पढ़ना है, राइट? क्यों? क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है कि वो टूटता ही नहीं है, और अगर टूटेगा ही नहीं तो फर्दर रिएक्शन क्यों देगा वो? आरसीएल, आरबीआर, आरआई साइज बढ़ने की वजह से बॉन्ड कमजोर होना, और बॉन्ड कमजोर हुआ तो जैसे ही हीट किया टूट गया, और टूट गया तो रिएक्शन दे दिया। अब सबसे पहला इसमें जो रिएक्शन आपको पढ़ना है वो है ऊर्ज रिएक्शन। ऊर्ज रिएक्शन क्या होता है जरा बोर्ड पे ध्यान से देखिए। पहले के साइंटिस्ट का नाम कैसा हुआ करता? सोचो किसी का लड़का हुआ, उसका नाम रख दिया ऊर्ज। कैसे नाम रखे जाते थे? खैर भाई, तुम लोग उसको क्या समझ रखे हो? आत्मसम्मान को ठेस ना पहुंचाओ। चलो इधर आओ, ऊर्ज रिएक्शन की बात करते हैं। देखो करना क्या होता है, ऊर्ज रिएक्शन में क्या किया गया था बोर्ड पे? 2 मोल अल्काइल हैलाइड लिया गया था, 2 मोल अल्काइल हैलाइड। अच्छा, अल्काइल हैलाइड में आरएक्स लिख रहा हूं, एक्स क्या है? हैलोजन में कौन सा? एक्स। ये तीनों हो सकते हैं, ये कभी भी नहीं हो सकता। चलिए, 2 मोल अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन हम कराते हैं 2 मोल सोडियम से। ये सब पूछा जाता है कितने मोल यूज होंगे रिएक्शन में। मैकेनिज्म कोई नहीं पूछेगा कि कौन सा मैकेनिज्म है, बट कितने मोल एचआई हो गए ये जरूर पूछेगा।
राइट। अब देखो यहां पे 2 मोल सोडियम यहां पे यूज हुआ है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो ये क्या करता है, ये दोनों आर जो है आपस में मिलके, ये दोनों आर आपस में मिलके आर आर बन जाते हैं, और यहां पे 2 एक्स है और 2 Na है, तो 2 मोल NaX बन जाता है, NaCl NaBr NaI बन जाता है। कैसे हुआ भी समझा रहे पूरा डिटेल में। इसको एक और मेथड से रिएक्शन में लिखा जाता है, जैसे मान लो ये Rx को लिखने का तरीका ऐसा है, Rx प्लस हमने क्या लिया है, 2 मोल सोडियम लिया है, प्लस Rx को ऐसे पलट के रख दिया, Rx को ऐसे पलट के रख दिया। अब देखो ये बोल रहा है कि ये आपस में रिएक्शन कर जाएंगे, तो ये आपस में रिएक्शन करके देखो 2 मोल NaX बना रहे हैं, और R जो लेफ्ट बिहाइंड है वो अपने में बॉन्ड बना लेते हैं। देखो यही होता है वुर्ज रिएक्शन। वुर्ज रिएक्शन हो क्या रहा है, जरा बोर्ड पे ध्यान से देखना। वुर्ज रिएक्शन एक तरह का कपलिंग रिएक्शन है। कपलिंग रिएक्शन का मतलब होता है कि 2 सेम टाइप के कंपाउंड्स आपस में बॉन्ड बना रहे हो, दैट इज कपलिंग रिएक्शन। अभी कपलिंग रिएक्शन आगे है अल्कोहल में। कपलिंग रिएक्शन का मतलब होता है 2 सेम टाइप के कंपाउंड आपस में बॉन्ड बना रहे हो। जैसे ये देखो 2 मोल लिया है, तो पहले वाले मोल का आर दूसरे वाले मोल का आर, क्या दोनों सेम टाइप के हैं, और दोनों सेम टाइप के बॉन्ड अगर बनाए आपस में तो इनको बोलते हैं कपलिंग रिएक्शन। तो ऊर्ज रिएक्शन के बारे में सबसे पहली बात तो यही बोली जाती है कि ये एक कपलिंग रिएक्शन है। अच्छा, एक और चीज इसके बारे में बोला जाता है कि कपलिंग रिएक्शन तो है ही, क्या ये डाइमराइज भी हो रहा है, डाइमर बना रहा है ना, कि देखो इसका 1 मोल और इसका 1 मोल, ये दोनों आपस में 2 मोल बन गए, डाइमर हो गया। डाई का मतलब 2 मोलिक्यूल, तो 1 मोलिक्यूल ये 1 मोलिक्यूल ये, क्या दोनों मिलकर डाइमर बन गया। तो कपलिंग रिएक्शन तो है ही, इसको बेटा डाइमराइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। इसको हम लोग कपलिंग रिएक्शन स्लैश डाइमराइजेशन रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन स्लैश डाइमराइजेशन रिएक्शन होता है, जिसमें बन क्या रहा है जरा ध्यान से देखना। कपलिंग रिएक्शन स्लैश डाइमराइजेशन रिएक्शन इन विच हम लोग क्या ले रहे हैं, 2 मोल अल्काइल हैलाइड लिए हैं क्या। कपलिंग रिएक्शन और ये डाइमराइजेशन रिएक्शन है जिसमें हम क्या ले रहे हैं, 2 मोल अल्काइल हैलाइड ले रहे हैं, 2 मोल Rx, यानी कि 2 मोल अल्काइल हैलाइड, 2 मोल Rx। इसकी रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं, 2 मोल अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन हम 2 मोल सोडियम से करा रहे हैं, सबका 2-2 मोल लेंगे, और इसकी रिएक्शन क्या हम ड्राई ईथर के प्रेजेंस में करा रहे हैं। अभी बताऊंगा ड्राई ईथर का क्या इस्तेमाल है। तो 2 मोल सोडियम 2 मोल अल्काइल हैलाइड ड्राई ईथर में। तो बन क्या रहा है इस बात पे भी गौर फरमाना, जो बनेगा ना वो आपका एल्केन बनेगा और हायर एल्केन बनेगा। हायर एल्केन का मतलब समझना, क्या हमने अल्काइल हैलाइड में आर लिया था और जो एल्केन बन रहा है उसमें 2 आर आ रहा है, तो क्या इससे बड़ा एल्केन बन रहा है, तो इसलिए इसको लिखा जाता है कि जो आपके पास बनेगा वो हायर एल्केन बनेगा। जो प्रोडक्ट बनता है यहां पे हायर एल्केन, मतलब जो भी हम अल्काइल हैलाइड में नंबर ऑफ कार्बन लेंगे उससे ज्यादा कार्बन का ही प्रोडक्ट बनेगा। और ऊर्ज रिएक्शन की एक खास बात है, ये सिमेट्रिकल एल्कीन बनाता है। हायर एल्कीन तो बनाता ही है, हायर एल्कीन तो बनाता ही है, एंड सिमेट्रिकल एल्कीन बनाता है। अनसिमेट्रिकल एल्कीन इससे नहीं बनता है, बनता है जरूर बट बहुत कम यील्ड होता है उसका। अच्छा, अब सिमेट्रिकल एल्कीन क्या हुआ, व्हाट इज सिमेट्रिकल एल्कीन, इसको कैसे पहचानोगे। तो सिमेट्रिकल एल्कीन को सिंपल समझ लो, इवन नंबर ऑफ कार्बन। अगर आपके पास इवन कार्बन वाला एल्केन है उसको सिमेट्रिकल बोल दोगे, ऑड कार्बन वाला एल्केन हो गया तो अनसिमेट्रिकल बोल दोगे। अब एक लाइन में पूरा ऊर्ज रिएक्शन सुनो। ऊर्ज रिएक्शन एक कपलिंग रिएक्शन है, डाइमेराइजेशन रिएक्शन है, जिसमें 2 मोल Rx लिया जा रहा है, 2 मोल सोडियम लिया जा रहा है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस है, और आपके पास क्या बन जाता है, हायर एंड सिमेट्रिकल एल्केन। बस, इसके अलावा और कुछ नहीं है इसमें। अब इसका मैकेनिज्म सुनो कि होता कैसे है। ये हो गया आपके पास डेफिनेशन। अब इसका मैकेनिज्म समझो। 2 तरह के मैकेनिज्म को ये फॉलो करता है, एक तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है और दूसरा बेटा आयनिक मैकेनिज्म। 2 तरह के आपके पास मैकेनिज्म होता है। पहले मैं फ्री रेडिकल आपको बता रहा हूं, आयनिक भी पढ़ना है, दोनों पढ़ना है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, और उस साइड हम लोग पढ़ेंगे छोटू सा मैकेनिज्म है इसका, आयनिक मैकेनिज्म।
अच्छा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से पहले मुझे बता दो, कार्बोकेटाइन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 होते हैं। फ्री रेडिकल के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कार्बोनाइन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 होते हैं। आइए अब बोर्ड पे देखना, सबसे पहले यहां पे इसने आर एक्स लिया है, तो क्या आर एक्स में यहां पे डेल माइनस आ गया होगा, यहां पे डेल प्लस आ गया होगा? सब लोग बोर्ड पे देखेंगे, आर और एक्स आ गया होगा, डेल माइनस डेल प्लस। अब ध्यान देना, जो आपका सोडियम है मेटल, सोडियम मेटल, मेटल की टेंडेंसी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन लूज करना या इलेक्ट्रॉन गेन करना? तो दुनिया का हर मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करता है। यहां हमने सोडियम लिया है, तो सोडियम का पहला मोल, एक सोडियम का पहला मोल लिया है, तो सोडियम क्या करेगा? जल्दी जल्दी से Na प्लस बना के एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद ये इनर्ट गैस हो गया, हाईली स्टेबल हो गया। अच्छा, अब ये एक इलेक्ट्रॉन रिएक्शन में घूम रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ये रिएक्शन में घूम रहा है, और इसको मिल जाएगा आरएक्स। आरएक्स में आपको पता चल गया यहां पे डेल माइनस और यहां पे डेल प्लस है। इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? क्या ये इलेक्ट्रॉन प्लस के पास जाएगा? अब जरा बोर्ड पे ध्यान से देखना, जब बोर्ड पे ध्यान से देखना, जब ये बॉन्ड टूटेगा और ये बॉन्ड टूटेगा, तो क्या बेटे आपके पास मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एक्स माइनस बना के निकल जाएगा? कैसे निकलेगा सब लोग बोर्ड पे? क्या इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं? मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव दोनों इलेक्ट्रॉन अपने पास ले आता है, अपना इलेक्ट्रॉन तो है ही इसके पास, ये कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया। भाई अपना इलेक्ट्रॉन तो इसके पास है ही, कार्बन के इलेक्ट्रॉन भी लेके चला गया। मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव यही तो होता है। तो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देखो, अपना इलेक्ट्रॉन तो इसके पास था ही, कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया, एक्स माइनस बना लिया। लेकिन क्या आर के पास अब के टाइम की मतलब वो हो गया है, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है, तो क्या यहां पे CH3 प्लस बन रहा होगा, आर प्लस बन रहा होगा? और आर प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। एक इलेक्ट्रॉन लोगे कितना बन जाएगा? तो 7 इलेक्ट्रॉन में क्या बन जाएगा? रेडिकल बन जाएगा। एक और एग्जांपल से, इसको भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, वापस से एक बार फ्री रेडिकल मैकेनिज्म देखो ध्यान से। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में सबसे पहले सोडियम आएगा, और सोडियम फटाफट Na प्लस बना के एक इलेक्ट्रॉन रिएक्शन में छोड़ देगा। अब ये इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं प्लस से ही तो टकराएगा, माइनस है तो प्लस से टकराएगा। अब एग्जांपल ले लो, मान लो मैंने CH3Cl लिया हुआ है, आरएक्स में CH3Cl हो सकता है। अब रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन भी है, क्योंकि सोडियम का इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज है और ये सामने वाले प्लस से जाके टकराएगा? तो सामने वाले प्लस से जाके टकराया। अब ये क्या होगा? क्या Cl अपना इलेक्ट्रॉन तो लेके जाएगा ही, कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, तो Cl अपना इलेक्ट्रॉन तो लेके जा रहा है, ये कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, Cl माइनस बना लिया। अब कार्बन पे क्या CH3 प्लस बन गया होगा? अब CH3 प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। एक इलेक्ट्रॉन आगे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 7। तो 7 इलेक्ट्रॉन वाले कितने हो जाते हैं? फ्री रेडिकल हो जाते हैं। क्या अभी एक ही मोल सोडियम लिया था, दूसरा मोल सोडियम मिलेंगे, क्या वो दूसरे मोल आरएक्स से रिएक्ट करेगा तो दूसरा रेडिकल बना देगा? देखो ये तो एक बार हुआ है, हमने तो 2-2 मोल लिया था ना सबका। तो जैसे मान लो ये तो पहला मोल ले लिया है, दूसरा वाला सोडियम भी सेम जल्दी जल्दी से Na प्लस बना के एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, और ये इलेक्ट्रॉन फिर से बेटा दूसरे मोल CH3Cl से रिएक्शन करेगा, क्या उसको भी रेडिकल बना देगा? और क्या वापस से Cl माइनस घूम रहा है? देखो पहले मोल से एक रेडिकल बना, दूसरे मोल से एक रेडिकल बना, क्या ये भी अनस्टेबल? 7 इलेक्ट्रॉन। क्या ये भी अनस्टेबल? 7 इलेक्ट्रॉन। क्या ये दोनों आपस में मिलकर स्टेबल हो सकते हैं? तो ये दोनों रेडिकल मिलकर फाइनल प्रोडक्ट क्या बना लेता है? CH3 2 मोल इसीलिए लिया जाता है कि एक मोल से एक रेडिकल बनेगा, दूसरे मोल से दूसरा रेडिकल बनेगा, और ये दोनों रेडिकल आपस में कंबाइन होंगे, आपके पास प्रोडक्ट बन जाएगा। जरा बोर्ड पे वापस देखना, क्या यहां पे एक मोल Na प्लस दिख रहा है, दूसरा मोल Na प्लस दिख रहा है, और क्या यहां पे पहला Cl माइनस दिख रहा है, दूसरा Cl माइनस दिख रहा है? तो 2 मोल Na प्लस है और 2 मोल Cl माइनस है, तो क्या फाइनल प्रोडक्ट में 2 मोल NaCl बना लेगा? मैंने यही तो लिखा है कि R बन जाएगा और 2 मोल NaX बन जाएगा। आया समझ में? कैसे हो रहा है? सबसे पहले मेटल अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मेटल एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इस वजह से क्या हो जाएगा? रेडिकल बन जाएगा। तो पहले मोल से पहला रेडिकल, दूसरे मोल से दूसरा रेडिकल, दोनों रेडिकल आपस में कंबाइन करेंगे, एल्केन बन जाएगा। और देखो क्या सिमेट्रिकल एल्केन बना है? इवन कार्बन है ना, इवन वाले को सिमेट्रिकल बोलते हैं,
सिमेट्रिकल बना है। हायर एल्केन बना है क्योंकि रिएक्शन में क्या एक कार्बन लिया था और प्रोडक्ट में क्या दो कार्बन बन गया है, हायर एल्केन बन गया है। इसी का आयनिक मैकेनिज्म देख लो, आपके इस सारे क्वेश्चन इससे हो जाएंगे, बट वो भी है और बहुत छोटा सा है तो देख ही लीजिए। देखो जरा बोर्ड पे आयनिक मैकेनिज्म कैसे होगा। जैसे मान लीजिए आपने 2 मोल सोडियम लिया हुआ है, तो 2 मोल सोडियम क्या करेगा, 2 मोल Na+ बना लेगा और इस बार क्या है, इस बार 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा। भाई दोनों मोल सोडियम एक बार में ही रिलीज करा दो। यहां पे हम क्या करा रहे हैं, एक सोडियम अलग से, एक सोडियम अलग से, एक सोडियम पहले वाले के साथ रिएक्ट कर रहा है, दूसरा सोडियम दूसरे वाले के साथ रिएक्ट कर रहा है, बट उसमें मैंने क्या किया, दोनों इलेक्ट्रॉन एक साथ ही रिलीज करा दिया। अब ध्यान से देखना बोर्ड पे, मैंने क्या किया, CH3Cl लिया हुआ है। अब CH3Cl क्या बेटा इस बार 2 इलेक्ट्रॉन है, एक नहीं 2 इलेक्ट्रॉन है। अब 2 इलेक्ट्रॉन ये बनाया तो ध्यान से देखना, क्या Cl- तो अपना लेके इलेक्ट्रॉन भागी गया, क्या यहां पे CH3+ बना होगा, 6 इलेक्ट्रॉन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन मिलने पे क्या 8 इलेक्ट्रॉन हो गया होगा, और 8 इलेक्ट्रॉन में क्या बन जाएगा, कार्बन आयन बन गया। क्या यहां पे क्या एक इलेक्ट्रॉन मिल रहा था तो फ्री रेडिकल बन रहा था, वहां पे दोनों सोडियम ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो क्या 6 इलेक्ट्रॉन और 2 8 इलेक्ट्रॉन मिल गया CH3-। अब देखो ये CH3- जो बना है, ये CH3- जो बना है, क्या ये बचे हुए CH3Cl से रिएक्शन करेगा, क्योंकि 2 मोल लिया था ना CH3Cl का, तो CH3- क्या इस Del+ से रिएक्शन करेगा, और CH3- Del+ से रिएक्शन करके क्या बना दिया, CH3CH3। एक Cl यहां से रिलीज हो रहा है, एक Cl यहां से रिलीज हो रहा है, 2 Cl-, 2 Na+ पड़ा हुआ है, तो क्या 2 NaCl भी बन जाएगा। तो दोनों मैकेनिज्म से सेम प्रोडक्ट बनता है। बस इस मैकेनिज्म में क्या है, एक एक करके सोडियम रिएक्शन कर रहा है, इस मैकेनिज्म में क्या है, दोनों सोडियम एक साथ इलेक्ट्रॉन दे दिया। अगर एक एक करके इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो रेडिकल बना रहा है, दोनों एक साथ दे दिया एनायन बना दिया। अगर आज के बाद कोई आपसे पूछे फ्री रेडिकल का इंटरमीडिएट क्या है, फ्री रेडिकल में कौन सा इंटरमीडिएट बना है, कार्बोकेटायन बन रहा है, कार्बन आयन बन रहा है, फ्री रेडिकल बन रहा है, बेंजीन नाइट्रीन कार्बिन क्या बन रहा है, क्या फ्री रेडिकल भी बन रहा है और कार्बन आयन भी बन रहा है। तो ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है आपका कि फ्री रेडिकल होता है ऊर्ज, दैट इज रॉन्ग। ऊर्ज जो है फ्री रेडिकल भी होता है एंड कार्बन आयन भी होता है। ऊर्ज में दोनों तरह के इंटरमीडिएट बन सकते हैं, यू कैन नॉट फिक्स इट। आप ये नहीं कह सकते कि फ्री रेडिकल ही होता है। हाँ अगर आप बोर्ड्स दे रहे होते तो बोर्ड्स के लिए आंसर सही है कि फ्री रेडिकल होगा, बट अगर आप नीट की पेपर में लिखोगे तो दोनों ही आंसर है इसका, है ना, जेई में पूछा हुआ सवाल है, तो इसको फटाफट से नोट करो, नोट करो, फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवाते हैं इसके। कहां कार्बोकेटायन बन रहा है, वो साइमल्टेनियस प्रोसेस होता है कि Cl- लेके जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहां पे ऐड हो जाएगा, कार्बोकेटायन बनता नहीं। देखो इसमें मेजॉरिटी चीजें समझ के याद करने की है, टू बी वेरी फ्रैंक, समझना है और याद कर लेना है, क्योंकि समझने से याद आसानी से हो जाता है, लॉजिक लगाओगे तो कई बार गलती होगा। हाँ CH3 6, अब ये मत पूछना क्यों, हे भगवान भैया CH2+ जो CH3 ऐसा होता है कार्बोकेटायन, इसका लिखवाया हुआ है, देखो कोड नोट्स खोल के, कितने बॉन्ड है, 3 बॉन्ड, 3 बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन। CH2+ क्या होता है, जब बेंजीन के साथ जुड़ा होता है तब लिखते हैं, वो पहले से बॉन्ड बनाया हुआ है। ऊर्ज रिएक्शन में 2 मोल्स अल्काइल हैलाइड 2 मोल सोडियम से रिएक्शन करता है, सिमेट्रिकल एंड हायर एल्केन बनाता है, कपलिंग रिएक्शन है, डाइमेराइजेशन रिएक्शन है, बड़ी सिंपल सी कहानी है। फ्री रेडिकल से भी बनता है और कार्बन आयन से भी बनता है, तो 2 तरह के इंटरमीडिएट इसमें पॉसिबल है। क्या कभी इसमें मीथेन बनाया जा सकता है, क्योंकि मिनिमम 2 कार्बन बनेगा, तो मीथेन कैन नेवर बी फॉर्म। तो ना कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में मीथेन बन पा रहा था, ना इस वाले में मीथेन बन पा रहा है। बेटा वो तुमको खींच ना ले ऊपर।
आज हमारी पार्टी है, पता है तुमको? वेदांतों के टीचर्स की पार्टी है आज। किस चीज की? ऐसा हम लोगों को पार्टी के लिए किस चीज की जरूरत नहीं पड़ती। ऊपर ऊपर है ना, 8th फ्लोर, 8th फ्लोर पे एक रेस्टोरेंट है ना भाई। कितने बजे? तुमको क्या करना है, तुम पहुंचोगे वहां पे? हमने वो थाली वाली धोने का व्यवस्था कर लिया, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। वेटर भी है, तुम्हें तब भी आने की जरूरत नहीं। देख रहे हो कैसे बोल रहा है? एडजस्ट हो जाएंगे। एडजस्ट नहीं होता बेटा, एडजस्ट होता है। एडजस्ट हो जाएंगे, देख रहे हो? मतलब बिहार के लोग ना छाप नहीं छोड़ेंगे ना जब तक। पता कैसे चलेगा कि हम बिहार के हैं? तुम जाओ बेटा, तुमको पता लगेगा तुम्हारे यहाँ कैसा होता है। जब रैगिंग लिया जाएगा ना आपका, तभी जाके तुम्हारा प्रोनाउंसिएशन सही होगा, ऐसे नहीं होगा। तब तुम करना एडजस्ट वहां पे। बिहार वालों की खासकर रैगिंग होती है, पता है ना? नहीं होता है? अच्छी बात। ऐसे ही गलत फहमियां में आप रहो तो और अच्छी बात है, क्योंकि आपको जाके वहां फिर सरप्राइज मिलेगा। खूब होता है बेटा, आज भी होता है ना? हमारे पास मैसेज आते हैं कि सर अब क्या करें। हमने कहा अब क्या करें, जो हो रहा है वो होने दो, उसमें क्या किया जा सकता है। लोगों को उम्मीद होती है ना कि हम लोगों के पढ़ाया हुआ सीनियर भी उस कॉलेज में होगा, तो हम उसे पैरवी कर दें। अगर मेरा सीनियर कोई तुम लोगों में से मैसेज किया कि सर मेरा रैगिंग हो रहा है और मेरा सीनियर हो, तो मैं लिख के भेजूंगा कि ये फोटो है, इसका जाके और रैगिंग लो। इसलिए मेरे से वो सब ना मांगना, वो जरूरी भी है यार, वरना तुम शर्मीले डॉक्टर अच्छे नहीं लगोगे। पता लगा कोई आ रहा है ऐसे घूंघट करके बैठे हैं, दवा लिख दीजिए, हाँ ठीक है लिखते हैं। डॉक्टर बनना, बेईमान मत बनना, क्योंकि बेईमान डॉक्टर जो है ना, हैं एक्चुअली उनके साथ अभी थोड़ा इंसिडेंट हुआ है ना, इस वजह से। बट एक डॉक्टर क्या कमाता है यार। एक मैंने देख ऑन्कोलॉजी का अगर ऑपरेशन है, मैंने कल परसों देखा है, 1 घंटे की ऑपरेशन थी, 10.5 लाख रुपए चार्ज किया उन्होंने मेदांता में। 1 घंटे के लिए 2 डॉक्टर थे, 2 डॉक्टर मतलब एक सीनियर डॉक्टर और एक उसका असिस्टेंट, और 10.5 लाख रुपए 1 घंटे के लिए। और हमने पूछा कि कितने, कहते सर केवल 5 ऑपरेशन ही करते हैं पर डे। हमने कहा भाई पर डे के 52 लाख रुपए कमा रहा है भाई, सोचो। क्या और कैसे कह रहे सर केवल 5 करते हैं, एक दिन के 50 लाख रुपए, आप समझ रहे हो? कैन यू इमेजिन? और उस डॉक्टर को देखोगे ऐसा लगेगा कि मतलब इससे इसको कुछ दे के जाओ। ऐसा टाइप का चप्पल पहनेगा ना जो आप बाथरूम में ना यूज करते हो, है ना? अजीब टाइप के हैं, मतलब जीन्स जो है ना ऐसे करके पकड़े हुए हैं। यार बेल्ट वेल्ट लगा लिया करो, क्योंकि वो लोग ऐसे हो जाते हैं ना सैनिकल टाइप के। कितना खराब होता होगा यार। छोड़ो, कहना ये चाहते हैं कि भावनात्मक रूप से तुम खत्म हो जाओगे अगले 4-5 साल में। इमोशन खत्म हो जाएगा तुम्हारे अंदर से, और खत्म होना भी चाहिए, दैट्स अ गुड थिंग। और वो पहली बार तुम्हारे पास लाइफ में तब आएगा जब आप फर्स्ट ईयर के सेकेंड मंथ में जाओगे। सेकेंड जब मंथ कंप्लीट होता है तो आपको पहली बार मॉर्चरी ले जाया जाता है। मॉर्चरी मतलब जो लेबोरेटरी में डेड बॉडी रखी होती है ना, तो डेड बॉडी में सेकेंड मंथ में जब आपका हो जाएगा, जब खूब आप एडजस्ट कर जाओगे कि हाँ अब हमारे पास एप्रॉन भी खरीद लिया, फोटो भी डाल दिया, है ना, टीचर को टैग भी कर दिया है कि सर देखो हम तो आगे आ गए हैं, सब दिखा दिया, घर वाले मामा फूफा चाचा नाना सबको भेज दिया, है ना, कि हाँ हम तो डॉक्टर हैं। उसके बाद आप असली डॉक्टर आपको बनाया जाता है। मतलब आधे लोग तो वोमिटिंग करते हैं उस दिन, आधे लोग, और आधे लोग एक आध दिन की छुट्टी पे जाते हैं उस दिन। पहली बार देख रहे होते ना यार, कोई पिछले 15 साल से मरा पड़ा है और उसकी बॉडी आपके सामने रखी रहेगी। आपके यहाँ जो डेड बॉडी होती है वो 15-20 साल से प्रिजर्व की होती है केमिकल्स पे,
अजीब सी बॉडी होगी, और आपके सामने जैसे नहीं होता है पर्दा नशी पर्दा हटा, तो आपका प्रोफेसर होगा, वो पर्दा हटाएगा, आपके सामने प्रकट हो जाएगा एक 15 साल पहले मरा हुआ इंसान, है ना। और फिर आपको बोला जाएगा ये लीजिए, एक एक करके वो हाथ पहले वो करके दिखाता है, बॉडी कट करके दिखाता है कि हाउ टू ओपन द बॉडी, और उसको पिछले 15 साल से 1500 सीनियर्स ने काटा हुआ है, आपको भी वही करना है, ठीक है, काटना है और फिर उसको वापस से सिल देना है, और गलती हुई तो फेल। तो इसलिए अच्छे से करना है, हाथ कांपना नहीं चाहिए, सब नहीं करना चाहिए, सब नहीं होना चाहिए। तो पहले सिखाएगा, करके बताएगा कि कैसे करना होता है ना। ऐसे मत पकड़ लेना तुम लोग जाके, मुन्ना भाई एमबीबीएस में दिखाया ना, ऐसे पकड़ लेता है, ऐसे नहीं काटना है ना, मुर्गा नहीं काट रहे हो तुम, है ना, वहां प्रॉपर उसका स्टाइल होता है, वो सब सिखाया जाता है थ्योरी में, और उसमें सिखाया जाएगा। अच्छी बात है, अच्छा है ना, काफी तुम लोगों को एक्साइटमेंट होगा इन सब चीजों को करने के लिए। उससे पहले फ्रॉग रोग कटवा दे, फ्रॉग रोग तो क्लास में ही तुमको फ्रॉग रोग कर देंगे। मरा हुआ फ्रॉग, जिंदा फ्रॉग अब बना हो गया, पहले होता था फ्रॉग को बेचारे को मार देते थे, बट अब तो मरा हुआ फ्रॉग तो ऐसे ही दे देंगे आपको, लो प्रोफेसर आएगा 4-5 फ्रॉग लेके, बांट लो आपस में, बांट लो और कर लो। तो वहां पे फिर लोग खरीदते हैं कोबरा का परफ्यूम, कोबरा वाला परफ्यूम पता है ना, लड़कों को पता होगा। कोबरा का परफ्यूम होता है जो जो ज्यादा स्मेल करने लगता है, तो खराब वाले से ज्यादा खराब ये महकता है ना। वो ऐसा परफ्यूम है जो किसी खराब चीजों से ज्यादा खराब महकता है, तो इसलिए वो वाला स्मेल चला जाता है, कुछ नया खराब स्मेल आ जाता है। वो हम लोग इंजीनियरिंग कॉलेज को हॉस्टल में बहुत मिलेगा आपको, कोबरा के परफ्यूम हर डस्टबिन में कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। क्योंकि कॉलेजेस में क्या होता है, जो साल के पहले दिन मोजा खरीदे थे ना, वो जब तक चलेगा ना ये सेमेस्टर, तब तक वही बिना धुले चलता है। अगले पहले 7 दिन एक तरफ से कोबरा मार मार के फिर पलट दिया गया, संडे को उसको फिर उस पर रख देते हैं धूप में, वो क्या होता है जो आपके ग्रिल्स होते हैं ना खिड़की के, तो खिड़की पे ऐसे लगा देते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, उस पर कोबरा वोबरा मार देते हैं वापस से, फिर तैयार हो जाता है अगले साइड से फिर 7 दिन, है ना, इस तरह से। और वो क्या होता है ना, वो आपके पैर का आकार ले लेता है ना। तो ऐसे चलेगा बेटा आपके पास, ये मेडिकल कॉलेजेस में आपको मिलेगा। लड़कों के मेडिकल कॉलेज में तो भाई साहब, हम तो भाई हमने कभी कोबरा यूज नहीं किया, हम साफ सुथरे लोग थे। आओ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जो तुम्हारे साथ होगा वो मैंने पहले ही बता दिया। हाँ हाँ, अब बाहर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ ऊर्ज में सबसे पहले देखो कौन कौन सा इंटरमीडिएट बनता है। शांत शांत, इंटरमीडिएट आपके पास बनता है फ्री रेडिकल एज वेल एज कार्बन आयन। क्या यहां पे मीथेन बनाया जा सकता है? तो CH4 मीथेन इज नॉट फॉर्म्ड, CH4 मीथेन यहां पे नहीं बनाया जा सकता है। नेक्स्ट नेक्स्ट जो थ्योरी का पॉइंट है, रेट ऑफ ऊर्ज रिएक्शन। थर्ड जो है आपके पास रेट ऑफ ऊर्ज रिएक्शन। मान लो आपके पास बेटा कोई RI वाला है, कोई RBr है, कोई RCl है, और फिर RF है। रेट ऑफ ऊर्ज रिएक्शन किसका ज्यादा होगा? ऑब्वियसली आयोडीन वीक है, जल्दी टूटेगा, और फ्लोरीन तो देता ही नहीं है, बहुत कम हो गया वो। ड्राई ईथर का क्या यूज था भाई? व्हाट इज द यूज ऑफ ड्राई ईथर? देखो ड्राई ईथर इसलिए लिया गया है क्योंकि ऊर्ज रिएक्शन में क्या हम सोडियम ले रहे हैं, और सोडियम हाईली रिएक्टिव होता है, तो सोडियम ना जाके रिएक्शन कर जाए, इसलिए ड्राई ईथर लेते हैं कि ड्राई ईथर क्या करता है, सोडियम को फर्दर रिएक्शन से बचाता है। तो ड्राई ईथर का काम है सोडियम को घेर के रखना, नहीं तो सोडियम में पता लगे रिएक्शन कर गया। तो ड्राई ईथर का यूज है, इट प्रिवेंट्स इनर्ट एटमॉस्फेयर इन रिएक्शन। सो इट प्रिवेंट्स नहीं, इट मेक्स
या प्रोड्यूसेस, जो भी लिखूं, इट क्रिएट्स इनर्ट एटमॉस्फेयर इन रिएक्शन। ये इनर्ट एटमॉस्फेयर बना देता है, रिएक्शन नहीं करने देता है बाकी लोगों को। इट क्रिएट्स इनर्ट एटमॉस्फेयर इन रिएक्शन। ठीक बात है। एंड प्रिवेंट्स सोडियम फ्रॉम रिएक्शन, सोडियम को रिएक्शन से बचाता है, वरना पता लगे सोडियम ही रिएक्शन करेगा, तो सोडियम रिएक्शन करेगा तो प्रोडक्ट कैसे बनेगा? तो इट प्रिवेंट्स सोडियम फ्रॉम फर्दर रिएक्शन, इनर्ट एटमॉस्फेयर बना देता है ड्राई ईथर। कंपाउंड क्या बनेगा? मतलब NaX बन रहा है ना भाई, सोडियम NaX बना रहा है ना, NX X माइनस से रिएक्शन करके। सोडियम पहले ही ना रिएक्शन कर जाए CH3Cl से, ईथर से रिएक्शन नहीं करता है, ईथर अनरिएक्टिव होता है, ईथर नॉन पोलर है, क्यों रिएक्शन करेगा? सॉल्वेंट की तरह होता है, ठीक है, गैस होता है, ईथर इज अ गैस, तो सोडियम को चारों तरफ से गैस घेर के रखता है, ड्राई ईथर यूज। पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऊर्ज रिएक्शन या सिमेट्रिकल एल्केन इज फॉर्म्ड इन ऊर्ज रिएक्शन। सिमेट्रिकल एल्केन आपके पास समझ में आ गया होगा, इवन की बात कर रहे हैं, इज फॉर्म्ड इन गुड यील्ड। ऊर्ज रिएक्शन में जो सबसे अच्छा यील्ड होता है रिएक्शन का, वो सिमेट्रिकल एल्केन, और अनसिमेट्रिकल एल्केन हैज पुअर यील्ड। अनसिमेट्रिकल एल्केन का मतलब हो गया ऐसे एल्केन जिसमें ऑड नंबर ऑफ कार्बन इज फॉर्म्ड इन पुअर यील्ड। अब आपका वो आना चाहिए कि क्यों पुअर यील्ड में बनेगा, अनसिमेट्रिकल में क्या ऐसी कमी आ गई, पुअर यील्ड क्यों हो रहा है? अब इसको समझेंगे। तो देखो, जैसे मान लो आपके पास मैंने लिया CH3Cl का 1 मोल और मैंने ले लिया है CH3CH2 का 1 मोल। अब मैंने यहां पे सोडियम लिया है, और कभी कभी एग्जाम में बेटा ड्राई ईथर सिंपली थ्योरी के फॉर्म में लिखा मिलेगा, या फिर वो कुछ ऐसा दे सकता है ET2O। ET2O समझ गए? ईथर, ऑक्सीजन के दोनों तरफ इथाइल इथाइल लगाया हुआ है, तो ET2O, चलिए दैट इज ईथर। या तो ये लिखा होगा या तो ये लिखा होगा। कैसे बनेगा जरा बोर्ड पे ध्यान से देखना। क्या बेटा पहला वाला ये CH3 फ्री रेडिकल जनरेट करेगा, दूसरा वाला बच्चों क्या CH3 CH2 फ्री रेडिकल जनरेट करेगा? अच्छी बात है। अब देखो ध्यान से, क्या ये अपने जैसे फ्री रेडिकल से मिलकर प्रोडक्ट बनाएगा? तो क्या ये CH3 फ्री रेडिकल अपने जैसे CH3 से मिलकर एक प्रोडक्ट बना दिया, जिसको बोलते हैं सेल्फ प्रोडक्ट, खुद का खुद से मिलकर प्रोडक्ट बनना। क्या ये भी अपने जैसे रेडिकल से मिलकर बनेगा? तो ये भी अपने जैसे रेडिकल से मिलकर बनेगा CH3 CH2 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 CH3। क्या ये दोनों सेल्फ बन गए? अच्छा, सेल्फ कैसे बनेंगे? आपको लग रहा होगा एक ही रेडिकल है, कैसे मिल गया? ये एक नहीं होता है, बहुत सारे होते हैं इसमें, एक मोल होता है ना, इसके भी एक मोल लेते हैं, एक मोल में 10 की पावर 23 एटम्स होते हैं, तो इसमें बहुत सारे रेडिकल बनेंगे इस टाइप के, बहुत सारे रेडिकल बनेंगे इस टाइप के। कोई भी 2 रेडिकल इस टाइप के मिलके वो प्रोडक्ट बनेगा, कोई भी 2 रेडिकल इस टाइप के मिलके वो प्रोडक्ट बनेगा। क्या क्रॉस भी मिल सकता है? क्या क्रॉस भी मिल सकता है? बिल्कुल क्रॉस भी मिल सकता है, और आपके सामने ये प्रोडक्ट बनाएगा। ये जो दोनों प्रोडक्ट बने, क्या ये सेल्फ प्रोडक्ट है, खुद का खुद से मिलकर प्रोडक्ट बना है, और क्या ये वाला क्रॉस प्रोडक्ट बना है? लेकिन अब ध्यान देना बोर्ड पे कि क्या ये अनसिमेट्रिकल है, क्या ये ऑड है? अनसिमेट्रिकल ऑड ऊर्ज में पुअर यील्ड में बनता है? नहीं बनता है, नेग्लिजिबल अमाउंट में बनता है। क्यों? जरा बोर्ड पे ध्यान से देखना, मैं वही समझा रहा था। क्योंकि अगर आपने ऑड बनाने की कोशिश की, जैसे इसी से तो ऑड बनेगा, अगर ऑड बनाने की कोशिश की तो ऑड के साथ साथ क्या इवन भी बन जाएगा?
ऑड के साथ साथ इवन भी बन जाएगा, और जो हम बनाना चाह रहे थे वो नहीं बन रहा है, उसके साथ साथ बहुत सारी चीजें बन जा रही है। ध्यान से देखिएगा, हमने क्या किया, मैंने सोचा कि ऑड बनाते हैं, तो ऑड बनाने के लिए एक में एक कार्बन एक में दो कार्बन लिया, तभी तो ऑड बन सकता है। तो ऑड बनाने के लिए जब हम ये बनाने गए तो साथ साथ में और भी तो बन गया, सेल्फ प्रोडक्ट भी तो बन जाएंगे, तो बहुत सारे एल्केन बन गए। तो जब हम ऑड एल्केन बनाने जाते हैं तो ऑड के साथ साथ और भी एल्केन्स बन जाते हैं, एंड सेपरेशन ऑफ दीज एल्केन्स इज वेरी डिफिकल्ट। अब रिएक्शन में 3 प्रोडक्ट बन गया, अब कैसे सेपरेट करोगे कि ऑड बना है कि इवन बना है? तो सेपरेशन करना बहुत मुश्किल है, इसलिए बेटा हम ऑड वाला नहीं बनाते। जब हम ऑड बनाने गए तो बहुत सारे एल्केन्स बन गए, इसलिए बेटा हम ऑड को प्रेफर नहीं करते हैं, इवन को ही प्रेफर करते हैं। तो मैंने जो आपको 4th स्टेटमेंट लिखा है ना 5th वाले में कि अनसिमेट्रिकल इज फॉर्म्ड इन पुअर यील्ड, क्यों? क्योंकि जब हम अनसिमेट्रिकल बनाने गए, ऑड बनाने गए, तो ये तो बना ही, साथ में और भी बन गया, तो बकवास है। हमेशा प्रोडक्ट एक बनना चाहिए, एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा तो कैसे आप सेपरेट कर पाओगे उस प्रोडक्ट को? क्यों? हमें प्रोपेन बनाना है मान लो, तो हम ये दो तो अपने मन से ले ही सकते हैं, हमने बनाया ना प्रोडक्ट। तो जब हम ये प्रोपेन बनाने के लिए इसका यूज किया तो प्रोपेन तो बना ही, साथ में एक्स्ट्रा चीजें ही बहुत बन गई। तो जब हम प्रोपेन इस मेथड से बनाने जा रहे थे तो बेकार बन रहा था, क्योंकि प्रोपेन कम बन रहा था, साथ में वो दोनों ज्यादा बन जा रहे थे, इसलिए प्रोपेन का यील्ड कमजोर हो गया। तो आप इतना समझो, इवन एल्कीन जो है वो बनेगा, ऑड एल्केन नहीं बनेगा, सिंपल कहानी। इवन सेल्फ से बनेगा, क्रॉस से नहीं बनेगा। 2 मोल मतलब नहीं, 1 मोल इसका 1 मोल इसका, 1 मोल इसका 1 मोल इसका। आपका डाउट क्या है, ये कैसे 2 आया, ये डाउट है? तो 1 मोल में क्या एक ही मोलिक्यूल होता है? बहुत सारे होंगे ना। अब यहां पे इसमें टाइप 1 का क्वेश्चन, पहला टाइप का क्वेश्चन इसमें किस तरह से पूछा जाता है, थ्योरी में इससे बाहर ना पिछले 30 साल में है ना आगे आएगा। क्वेश्चन करते हैं, टाइप 1 क्वेश्चन। Which alkane is formed in good yield? कौन सा एल्केन जो है वो गुड यील्ड में बना है इन ऊर्ज रिएक्शन? तो कौन बनता है? सिमेट्रिकल का मतलब इवन या ऑड? इवन। अब जरा बोर्ड पे देख के समझ के बताइएगा, शायद आप जो सोच रहे हैं वो गलत है। Which of the following is formed in good yield? कौन सा गुड यील्ड में बनेगा? पहला वाला बनेगा क्या? क्यों? क्योंकि सिमेट्रिकल है, इवन है, ये गुड यील्ड में बन जाएगा। CH4 तो बनता ही नहीं है, गुड यील्ड की तो बात ही छोड़ दो, बनता ही नहीं है। क्या ये बनेगा? क्या ये नहीं बनेगा? क्या ये बनेगा? 4 कार्बन इवन, क्या ये बनेगा? 1 2 3 4 5 नहीं बनेगा। क्या ये सिमेट्री नहीं है ना? नेक्स्ट, क्या ये सिमेट्री नहीं है? वैसे भी 3 डिग्री वाला नहीं बनेगा ऊर्जा रिएक्शन में। 3 डिग्री वाला क्या बन जाता है?
एल्कीन बन जाता है। बताऊंगा अभी, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन करता, अभी वो आएगा। तो ये नहीं बन, 3 डिग्री कभी भी दिखे ऊर्जा में नहीं बनेगा वो। चलो अभी वो क्वेश्चन पे आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 नहीं बनेगा, 7 है नहीं बनेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या ये बनेगा नहीं बनेगा? बन जाएगा नहीं बन जाएगा? कितने कार्बन है? इवन है कि ऑड है? तो इवन है तो क्या ये नहीं बनेगा? भाई इवन तो बनता है ना, इसमें क्या सोच रहे हैं? क्या ये वाला अनसिमेट्री दिख रहा है? सिंपल है। जो इवन एल्केन है वो बनेगा, ऑड एल्केन नहीं बनेगा। 3 डिग्री वाला और नहीं बनेगा। क्या सिमेट्री? नहीं नहीं, एल्केन में सिमेट्री कैसे देखोगे? सिमेट्री के लिए लिखवाया था ना, सिमेट्री का मतलब है इवन। इसमें पीओएस नहीं देखना है। यार तुम्हारा क्लास में टाइम ही हो जाता है। टाइम हो गया, चलो भाई कल करते हैं।